नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों ये है जो आज का हमारा जो सेशन है वो जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और दोस्तों ये एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है जीके जीएस के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से और समझते हैं अपनी तैयारी को कि अभी तक हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, तिलैया बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा झारखंड में। तो तिलैया बांध कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ पे? बराकर नदी, एक बराकर नदी है, उसी नदी पर स्थित है। और तिलैया बांध दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। और दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। दोस्तों जो दामोदर घाटी परियोजना थी ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। और दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दामोदर घाटी जो परियोजना है वो है 1948 में दामोदर घाटी परियोजना 1948 में अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर स्थापित की गई। ठीक है, तो ये थे इतने तिलैया बांध से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनने वाले थे हमने आपको सारे बता दिए। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा की संरचना भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के दायरे में आती है? राज्यसभा की जो संरचना है वो किस अनुच्छेद के दायरे में आती है? 84, 82, 81 या 80? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 80। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है राज्यसभा की संरचना। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या देख लेते हैं कितनी होती है। 250 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए निर्धारित की गई है? 250 राज्यसभा की अधिकतम संख्या। वर्तमान में राज्यसभा की जो संख्या है, वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है 245 है। कितनी है? 245 है। इनमें आपके 225 जो सदस्य हैं ना वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 8 जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 245 सदस्य हैं वर्तमान में। और इसके बाद हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 81 आपका लोकसभा से संबंधित, लोकसभा की संरचना से संबंधित है। और अनुच्छेद हमारा 82 जो है वो है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन से संबंधित है। और अनुच्छेद 84 हमारा है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है कि संसद की सदस्य बनने के लिए हमें कितनी अर्हताएँ की ज़रूरत होती है। अर्हताएँ माने कह सकते हैं योग्यता की ज़रूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? 1897, 1932, 1900 या 1904? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1904 में। 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो हम देख लेते हैं। वो 1899 से लेकर के 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल चला। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल में लॉर्ड कर्जन भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। ये भी याद रखना है, लोकप्रिय नहीं अलोकप्रिय वायसराय था। और कर्जन के काल में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। कर्जन ने प्राचीन स्मारक की सुरक्षा हेतु 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। और कर्जन के काल में पुलिस सुधार हेतु 1902 में फ्रेजर आयोग गठित किया गया। फ्रेजर आयोग, तो फ्रेजर आयोग किसके कार्यकाल में गठित किया गया ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेजर आयोग लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित किया गया। ठीक है, और कर्जन के काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कर्जन के कार्यकाल में रेलवे का विस्तार सबसे अधिक इन्हीं के कार्यकाल में किया गया रेलवे का। कर्जन के वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने हेतु बंगाल में एक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर्जन के वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने हेतु बंगाल में एक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 1, 4, 3 या 2? कितने होते हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होते हैं 4।
एसिटिक अम्ल के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं? 4 होते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला देख सकते हैं, जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH होता है, जिसमें आपको 2 कार्बन परमाणु मिलेंगे, 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे और 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलेंगे। ठीक है। और दोस्तों जो हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को एथेनॉइक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथेनॉइक अम्ल भी कहा जाता है एसिटिक एसिड को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में 1 सितंबर मौसम संबंधी किस ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है? 1 सितंबर मौसम संबंधी किस ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु या बसंत ऋतु? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बसंत ऋतु। ठीक है, 1 सितंबर बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्षा मौसम और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है। समझ रहे हैं बात को? तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूँ, दक्षिण गोलार्ध नहीं। क्वेश्चन में दक्षिण गोलार्ध की बात किया हुआ है, मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्षा मौसम और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है। और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। और शीत ऋतु जो हमारा स्टार्ट होता है, शीत ऋतु नवंबर के मध्य में शुरू होता है और मार्च में समाप्त हो जाता है, जो कि अभी शीत ऋतु हमारा चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्न में से किसका है? मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन किसका है? गुरु घासीदास, श्री नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, हरिदास ठाकुर। किसने कहा है? तो मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन था श्री नारायण गुरु का। किसका? श्री नारायण गुरु जी का था यह कथन। और श्री नारायण गुरु ने 1888 में, कब? 1888 में केरल में अरबी पुरम आंदोलन प्रारंभ किया था श्री नारायण गुरु ने। और अरबी पुरम आंदोलन की पृष्ठभूमि से बाद में मंदिर प्रवेश आंदोलन की भी शुरुआत की थी। और श्री नारायण गुरु ने केरल के इझरवास जाति के लिए आंदोलन किया। किस जाति के लिए? इझरवास। ठीक है, इझरवास जाति के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, कब? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही पाखंड खंडनी पताका फहराकर हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों तथा बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के इतने काम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग वर्तमान में तटवर्ती राज्य है? तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात या केरल? किसका है? कलिंग वर्तमान में किसका तटवर्ती राज्य है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। कलिंग आपका उड़ीसा का तटवर्ती राज्य है। कलिंग जो है प्राचीन राज्य है और वर्तमान उड़ीसा के दक्षिण में स्थित था। कहाँ पे? वर्तमान जो उड़ीसा है, उड़ीसा के दक्षिण में स्थित है कलिंग। ठीक है, और कलिंग राज्य को महापद्मनंद ने जीतकर मगध में मिला लिया था। और मौर्य शासक बिंदुसार के शासनकाल में कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। ठीक है, और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग की युद्ध का उल्लेख मिलता है, अशोक के 13वें शिलालेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया? 1919, 1904, 1917, 1945? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1917। 1917 में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। और सैडलर आयोग डॉक्टर एम ई सैडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था, सैडलर आयोग। और सैडलर आयोग में 2 भारतीय कौन कौन थे? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद शामिल थे सैडलर आयोग में। ठीक है, और सैडलर आयोग ने महिला शिक्षा के प्रचार हेतु कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षा बोर्ड बनाए जाने की सिफारिश भी की थी। किसने? सैडलर आयोग ने ही। और सैडलर आयोग ने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी सिफारिश की थी।
ठीक है, तो ये थे सैडलर आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? 16 जनवरी, 16 नवंबर, 16 दिसंबर या 16 फरवरी? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 16 नवंबर को। 16 नवंबर को हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। कब से? 2022 से मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो 16 नवंबर को तो हो गए, एक तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी 16 नवंबर को मनाया जाता है। अब 16 दिसंबर की बात करते हैं। 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। क्या? विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। और 16 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 16 फरवरी को किक डे। कौन सा रे? किक डे मनाया जाता है। ठीक है, किक डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम सिहावा पर्वत से हुआ है? किस नदी का? महानदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या सिंधु नदी? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महानदी। महानदी का जो उद्गम है वो सिहावा पर्वत से हुआ है। अब सिहावा पर्वत है कहाँ, ये जानते हैं। तो महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी के सिहावा पर्वत से हुआ है। तो कुल मिला के कहाँ पहुँचा? कौन सा स्टेट? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में एक श्रेणी है अमरकंटक श्रेणी, उसी श्रेणी के सिहावा पर्वत से हुआ है महानदी का उद्गम। अब महानदी पर जो बांध है वो कौन सा है पता है? जो महानदी पर बांध है वो हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा? हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। ठीक है, और महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं ईब। कौन कौन सी? ईब हो गई, हसदेव हो गई, ईब हसदेव, तेल हुआ, शिवनाथ आदि। ये नदियां किसकी हैं? महानदी की सहायक नदियां हैं। और महानदी, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट महानदी के बारे में, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 9500 वर्ग किलोमीटर, कितना? 9500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। एक तो आपको ये क्वेश्चन मिला कि हाँ महानदी अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में, तो आपका आंसर मिला बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वो डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती है? हाँ, डेल्टा, महानदी डेल्टा बनाती है। तो बनाती है तो गिरने से पहले 9500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला डेल्टा बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो एक लाइन में अगर हम कहेंगे तो कहेंगे महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 9500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये था आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट महानदी से संबंधित। अब थोड़ा सा हम नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। मैकाल पर्वत की, अमरकंटक ही चोटी है लेकिन मैकाल पर्वत से। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन सा? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब सिंधु नदी भी देख लेते हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी से स्थित है। कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी से हुआ है सिंधु नदी का उद्गम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला? किस फिल्म को? कलर फोटो, तुलसीदास जूनियर, अभिजात्रिक, सुरुराई पोट्रू। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सुरुराई पोट्रू। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सुरुराई पोट्रू को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी देवी कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी हैं? शारदा काली, लक्ष्मी, भवतारिणी काली या सरस्वती? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भवतारिणी काली। भवतारिणी काली जो हैं देवी हैं ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी हैं। ठीक है, और भवतारिणी काली माँ का स्वरूप कैसा है? चतुर्भुज रूप का है, चतुर्भुज है। और ये अपने हाथ में अभय, खड्ग एवं नरमुंड की माला लिए हुए हैं। और इनकी प्रतिमा के दाईं ओर हनुमान व बाईं ओर कौन है? काल भैरव व 2 योगिनी जया विजया भी हैं। तो भवतारिणी काली के दाईं ओर कौन है? दाईं ओर है हनुमान जी और बाईं ओर कौन है? काल भैरव, और 2 लोग और हैं, 2 योगिनी हैं, जया और विजया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन विफलता ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में पर्याप्त खाली स्थान नहीं होती है तथा अत्यधिक क्या होती है? रिक्त स्थान भरना है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन विफलता ऐसी स्थिति है जिसमें
रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है या अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आपका डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और श्वसन विफलता एक ऐसी स्थिति है, श्वसन विफलता एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ा को ऑक्सीजन के साथ लोड करने या कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने में मुश्किल होती है, बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, और ध्यान देना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.36 कितना 1.36 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होती है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में। और कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना होता है। कितना? 250 गुना होता है, अधिक होता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन में मिला तो आदमी गया, क्योंकि वो ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का परिवहन रोक देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी आत्मकथा का शीर्षक है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू ए सक्सेस है? किसकी आत्मकथा है? राहुल द्रविड़ की, सौरव गांगुली की, वीरेंद्र सहवाग की, बीबीएस लक्ष्मण की, किसकी है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सौरव गांगुली की है। सौरव गांगुली की जो आत्मकथा है वो है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस, और ये था सौरव गांगुली की ये आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? विश्व स्तर पर 21 सितंबर को, 6 जनवरी, 19 मार्च या 12 अक्टूबर? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 21 सितंबर को। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस। ठीक है, और 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को भी प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये 2 डेट। और 12 अक्टूबर देख लेते हैं। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। और 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो जो 6 जनवरी को मनाया जाता है वो है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस त्योहार की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटप्पा कुंडा मेला आयोजित किया जाता है? जैसे ही संध्या के पूर्व कौन सा मेला, कोटप्पा कुंडा मेला आयोजित किया जाता है आंध्र प्रदेश में? मकर संक्रांति, उगादि, महाशिवरात्रि, श्री रामनवमी। तो किस त्योहार पर बताइए? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो त्यौहार है, इसी त्यौहार के पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटप्पा कुंडा मेला आयोजित किया जाता है। और कोटप्पा कुंडा मेला हर साल फरवरी माह में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाता है, हर साल फरवरी माह में। तो ये भी याद रखना, फरवरी महीने में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? गुना, सांबा, इंदौर या खंडवा जिला? तो भारत का जो पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, कहाँ पे? खंडवा जिला में स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन है। किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल लॉन्च की है? किस कंपनी ने? फेसबुक ने, अमेजॉन ने या यूट्यूब ने या गूगल ने? तो किस कंपनी ने? तो वो कंपनी है गूगल। गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? 342, 321, 198 या 222? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 321 धाराएं हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद या धाराएं कह सकते हो तथा 10 अनुसूचियां थी। कितना थी? इतनी अनुसूचियां। वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुच्छेद थे और कितनी धाराएं अनुसूचियां थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थीं। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावना नहीं था। क्या था? प्रस्तावना रहित था। जबकि 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 में अधिनियम में प्रस्तावना था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावना नहीं था। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम के तहत राज्यों से द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। समझ रहे हैं? कौन से शासन? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही
राज्यों से द्वैध शासन हटा करके केंद्रों में द्वैध शासन लगा दिया गया। और 1935 अधिनियम के तहत ही तीन प्रकार की सूचियां हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट 59 विषय और राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय बनाई गई उस टाइम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मैं बात कर रहा हूँ। और यही भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था तथा 2 नए राज्य बनाए गए थे, एक उड़ीसा बनाया गया था तथा एक सिंध बनाया गया था। कौन सा? सिंध। उड़ीसा और सिंध का सृजन किया गया था भारत को बर्मा से अलग करके, यही भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। क्या कहा था? अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये थे हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, धन की मध्यस्थता से मुक्त आर्थिक विनिमयों को कहा जाता है म्यूचुअल, बैंकिंग, बार्टर या राजस्व। तो विनिमय किसे कहते हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। और धन की मध्यस्थता से मुक्त आर्थिक विनिमय माने इकोनॉमिक एक्सचेंज को क्या कहते हैं? बार्टर कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनका एग्ज़ाम और भी बेहतर हो सके।